Okay. So you guys would be telling me the structural organization एक एक करके. अच्छा, हमारे पास सबसे पहले we start off with a muscle tissue. ठीक है, so we can see on the diagram this is our muscle tissue. तो हमारा जो muscle tissue है वो कहाँ पर है? This exact thing right here is our muscle tissue, जिसको skeletal muscle के नाम से उन्होंने यहाँ पर लेबल किया हुआ है. ना हम जब इस मसल को कट करके देखते हैं तो हमें इसमें कंपार्टमेंट्स इस तरह के नजर आ रहे हैं. कैन यू गाइस टेल मी कि उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं? व्हाट आर द कंपार्टमेंट्स दैट वी सी इन अ स्केलेटल मसल टिश्यू? वेरी गुड, दे आर नोन एज द fascicles. ठीक है, दीज आर द fascicles. और जब हम इन fascicles में जूम इन करते हैं, ठीक है, अब इन fascicles में जब हम जूम इन करेंगे ना, मैंने एक fascicle को निकाल लिया, ये एक fascicle है. ठीक है, अब यहाँ पर इतना क्लियरली है नहीं बट आई ड्रॉ इट फॉर यू. इस fascicle में ना हमें फर्दर ना डॉट्स या कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे होंगे, हमें फर्दर छोटे छोटे डॉट्स या कंपार्टमेंट नजर आ रहे होंगे. तो अब हम जब एक डॉट को क्या कहते हैं जूम करेंगे, उसको उसके अंदर हम जाएंगे, उस एक डॉट को हम क्या बुलाते हैं? मसल फाइबर बुलाते हैं. मसल फाइबर इज इक्विवेलेंट टू अ मसल सेल. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास fascicles हैं. ईच fascicle, एक्चुअली सॉरी, ये fascicle नहीं है, ये हमने जो जूम इन किया ना ये fascicle है. इस fascicle में फर्दर कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी और हम अगर उसमें से एक पतला सा फाइबर खींचेंगे ना तो उस पतले से फाइबर को हमारे पास क्या कहते हैं? मसल सेल बुलाया जाता है. अब हम उस मसल सेल को एक्सपैंड करके देख रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज योर मसल सेल. ये जो पूरी चीज है ये आपका मसल सेल है. ठीक है. No, Rahima, fascicles aren't something that are tested in your syllabus. मैंने अभी तक तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें fascicles का जिक्र हो. But just for you to have a clearer idea कि हमारे पास कैसे structural organization होती है, that is why I introduced the concept of fascicles. तो fascicles के बाद हमारे पास skeletal muscle फाइबर होता है जिसको हम स्केलेटल मसल सेल बुलाते हैं. द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड अ फाइबर इज बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट शेप देन अ यूजुअल एनिमल सेल. इसकी एक पाइप लाइक एक सिलिंड्रिकल शेप होती है जिसकी वजह से हम इसको मसल फाइबर भी बुलाते हैं. नाउ इफ वी लुक इनटू द स्केलेटल मसल सेल और द स्केलेटल मसल फाइबर, हमें कुछ इस तरह का सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आ रही होती है. अच्छा जी, हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है? You guys would tell me that. इसके हम साइटोप्लाज्म को क्या बुलाते हैं? What is something unique about its nucleic material? And हमारे पास इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या यूनिक नाम होता है? I want you all to answer me these things about its nucleic material, about its endoplasmic reticulum. Very good. So this is sarcolemma. Sarcolemma. Then it is sarcoplasm. न्यूक्लियर मटेरियल हमारे पास एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, so we would say it is multinucleated. And the ER is known as the sarcoplasmic reticulum. अच्छा, हमारे पास sarcolemma में invaginations होती हैं और उन invaginations को those invaginations open up into a tubular system. Can you guys tell me what is that tubular system known as? Exactly, they're known as the T-tubule system. Invaginations open into the T-tubule system. And this T-tubule system is basically adjacently connected with your sarcoplasmic reticulum. अच्छा जी, ये हमने एक ब्रीफ बात कर ली कि हमें, अच्छा, हमारे पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव एन abundance of mitochondria. Lots of mitochondria are present in skeletal muscle fiber. ठीक है, अब हमारे पास ये हमने बात कर ली कंपोनेंट्स ऑफ अ स्केलेटल मसल सेल. स्केलेटल मसल सेल में हमारे पास क्या कहते हैं, ये सारी चीजें भी होती हैं.
अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केलेटल मसल सेल में, जो कि आप लोग मुझे बताएंगे क्या होती है, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर किस तरह से लेकर चलें। स्केलेटल मसल फाइबर में ये सारी चीजें तो होती ही हैं, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम expand upon करते हैं to reach to the ultimate basic functional unit of a muscle cell. Very good. So we have myofibrils. We have myofibrils. और उन मायोफिब्रिल्स में हमारे पास बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होंगे, सो यू सी ये हमारे पास इन्होंने एक ही मायोफिब्रिल दिखाया हुआ है, बट देयर वुड बी मैनी मायोफिब्रिल्स। ठीक है, एंड हमारे पास मायोफिब्रिल्स में आप देख सकते हो, हमारे पास आपको ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है, आपको लाइट एरिया नजर आ रहा है, आपको डार्क एरिया नजर आ रहा है। ये जो ब्लैक लाइंस है ना, दीज आर योर जी लाइंस, एंड द एरिया, the region between two consecutive Z lines is known as the sarcomere। तो हमारे पास मायोफिब्रिल्स होती हैं, उन मायोफिब्रिल्स में बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, सार्कोमेयर होता है। और हम सार्कोमेयर की बात करें तो इस सार्कोमेयर में हमारे पास जो ये लाइट बैंड, लाइट रीजन्स, और हमारे पास जो ये डार्क रीजन्स आ रहे होते हैं, वो किस वजह से आ रहे होते हैं, वो हमारे पास मायोफिलामेंट्स की वजह से आ रहे होते हैं। और मायोफिलामेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, which are thick filaments and thin filaments। So this is thick में हमारे पास myosin आ जाता है, thin में हमारे पास आता है actin alongside with troponin and tropomyosin। Is this clear from yesterday's class? Any questions? I अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह याद भी हो गई हैं। Very good। अच्छा, before we delve deeper into what we're going to do today, I want you to know a few things about the sarcoplasmic reticulum। मैं एक डायग्राम बनाती हूँ over here। So let's say ये मैं sarcolemma बना रही हूँ। This is your sarcolemma। और हमारे पास this is basically the invagination। So see ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वो हमारी फॉस्फोलिपिड्स होंगे। So ये बेसिकली हमारे पास sarcolemma है। I'm not drawing all the phospholipids, but it's understandable कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन नोन एज द sarcolemma है। ठीक है, अब हमारे पास दिस इज योर इमेजिनेशन, दिस इज योर इमेजिनेशन। एंड कैन यू, अच्छा हमारे पास ये जो एरिया है ना, दिस वन, हमारे पास दिस एरिया इज ओनली द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो चीज है, ये जो सेक्शन है जो नीचे हमारे पास ट्यूब्यूलर सेक्शन है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली योर टी ट्यूब्यूल। मैंने एक टी ट्यूब्यूल ड्रॉ की है, ऐसी बहुत सारी टी ट्यूब्यूल्स होंगी, यहाँ पर भी होंगी, यहाँ पर भी होंगी, और इसी तरह इमेजिनेशन के थ्रू होंगी ना। हमारे पास क्या होगा, दैट हमारे पास टी ट्यूब्यूल से क्या चीज कनेक्टेड होती है, एडजेसेंटली हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एडजेसेंटली कनेक्टेड होता है। सो लेट्स ड्रॉ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओवर हियर। सो लेट्स से ये हमारे पास आ गया हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज द ग्रीन कलर विजिबल टू यू? ये बहुत लाइट तो नहीं है, मैं कोई और डार्क कलर यूज कर लूं? इट्स फाइन, ओके। सो ये हमारे पास सिमिलर टू हाउ एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वुड लुक लाइक, बट हमारे पास सी दिस इज लाइक, मैं यहाँ पर ये हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नाउ इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक खुसूसियत होती है, और वो खुसूसियत हम थोड़ी देर में फंक्शनैलिटी के एतबार से अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आई जस्ट वांट यू गाइस टू कीप दिस इन माइंड दैट दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the storehouse for calcium ions। इसके अंदर कैल्शियम आयंस स्टोर्ड होंगे, सो इट स्टोर्स कैल्शियम आयंस। ठीक है,
सो दिस इज हाउ बेस, और यहाँ पर फिर हमारे पास आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर मायो फिब्रिल्स भी होंगे। बट अभी के लिए आई जस्ट वांट यू टू नो कि हमारे पास जो सरफेस है वो सरफेस कैसे दिखती है। हमारे पास सार्कोलीमा होगा, सार्कोलीमा में हमारे पास इन्वेजिनेशन जैसे बेंड्स होंगे। दोज इन्वेजिनेशंस वुड बेसिकली लीड would be leading into a tetrabule system, and that tetrabule system would be directly connected with the sarcoplasmic reticulum, and this sarcoplasmic reticulum serves as a storehouse of calcium ions। ठीक है, ये चीज बस आपने याद रखनी है। अभी आगे जाके हम इस चीज को कनेक्ट करेंगे हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। ओके, अब हम आ जाते हैं सार्कोमेयर के ऊपर। ये मेरे पास दो जी लाइंस हैं। ठीक है, दीज आर माई जी लाइंस, एंड ये मेरे पास थिन फिलामेंट्स हैं। These are my dark filaments, sorry, thick filaments. Acha, now I'm gonna label a few areas and you guys would be telling me कि कौन सा एरिया कौन सा है। सो हमारे पास ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, एंड हमारे पास ये कौन सा एरिया। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट ए बी एंड सी आर इन अ sarcomere? Okay, so A is I band, B is A band, and C is edge zone. Perfect. So A is basically our I band. I band हमारे पास light region भी होता है, and this is the area where only thin filaments are present. Thin filaments only. The area B is your A band, which is your dark region, जहाँ पे हमारे पास thick and thin दोनों filaments होती हैं. And C is basically our edge zone where only thick filaments are present. सही है, वेरी गुड। नाउ हमारे पास थिन फिलामेंट्स क्या होती है, मेजरली एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं। अब एक्टिन क्या होता है? एक्टिन हमारे पास एक्चुअली एक प्रोटीन होता है, और हमारे पास बहुत सारे एक्टिन प्रोटीन्स पॉलीमराइज करके एक फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एक्टिन फिलामेंट है। हमारे पास बहुत सारे, सॉरी, एक्टिन प्रोटीन है, और ऐसे बहुत सारे एक्टिन प्रोटीन्स पॉलीमराइज करेंगे। बाय पॉलीमराइज आई मीन दे वुड ज्वाइन टुगेदर। सो बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट्स क्या, सो एक्टिन प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, दे आर ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म एन एक्टिन फिलामेंट। सो एक्टिन प्रोटीन्स are basically globular proteins which polymerize, which form covalent bonds between them to form an actin filament। तो कुछ इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर होता है एक्टिन फिलामेंट का, और इसमें बहुत सारे एक्टिन प्रोटीन्स बेसिकली आपस में पॉलीमराइज हुए होंगे, आपस में उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए होंगे टू फॉर्म अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज वन एक्टिन प्रोटीन, एंड मेनी एक्टिन प्रोटीन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए फिलामेंट। नाउ हमारे पास थिन फिलामेंट खाली एक्टिन से नहीं बनी होती, हमारे पास मेजरली एक्टिन प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होते हैं, बट साथ ही साथ दो और प्रोटीन्स भी हमें नजर आ रहे होते हैं। एक प्रोटीन हमारे पास होता है ट्रोपोमायोसिन। सो ट्रोपोमायोसिन को मैं इस तरह से पर्पल से ड्रॉ कर रही हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज आवर ट्रोपोमायोसिन, दिस इज योर ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारे पास ट्रोपोनिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है। और ट्रोपोनिन प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी खसूसियत क्या होती है, दैट इज दैट दे हैव कैल्शियम आयंस रिसेप्टर्स। तो इनके ऊपर एक बाइंडिंग साइट आपको नजर आ रही होगी, वो बाइंडिंग साइट किसके लिए होती है, कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट या कैल्शियम आयन रिसेप्टर्स होते हैं। किसके ऊपर, ट्रोपोनिन के ऊपर। दिस इज द कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट, वी हैव ट्रोपोनिन proteins on this thin filament,
और हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है विच इज रैपिंग या इट इज रनिंग साइडवेज ऑन द एक्टिन फिलामेंट. Is this structure clear? Any questions about this structure? Anything that you want me to repeat or explain? अच्छा, अब हमारे पास इसी के साथ ना मैं ड्रॉ कर रही हूँ हमारे पास एक मायोसिन फिलामेंट. ठीक है. अब मायोसिन का कुछ पार्ट जो है, आप ऐसे समझो कि मैंने आपको जूम करके क्या दिखा दिया है. जूम कर रही हूं मैं इनटू दिस पार्ट. सो कैन यू सी कि हमारे पास एक्टिन का जो थोड़ा सा पार्ट है वो मायोसिन के साथ मतलब फेस टू फेस है इन द ए बैंड वाला एरिया. तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वो चीज जहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ. अच्छा, मैं ट्रोपोमायोसिन का फिर कलर चेंज कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर मायोसिन पर्पल से ड्रॉ किया है, तो ट्रोपोमायोसिन का मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ. एक सेकेंड दो मुझे. तो दिस इज बेसिकली योर ट्रोपोमायोसिन. अब हमारे पास हम ड्रॉ कर लेते हैं मायोसिन को. नाउ ठीक है. अच्छा, और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये लाइन जो है, दिस लाइन ओवर हियर, दिस इज योर एम लाइन. और इस एम लाइन के साथ हमें क्या कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, हमारे ये मायोसिन फिलामेंट नजर आ रही है ना. मायोसिन फिलामेंट पे हमारे पास मायोसिन हेड्स होंगे. थोड़ा सा मैं, सो वी हैव द मायोसिन हेड्स. नाउ इन मायोसिन हेड्स की कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए. ये जो हमारे पास मायोसिन हेड्स हैं, द मायोसिन हेड्स, they basically have an enzyme ATPase. Can you all tell me from your prior knowledge कि हमारे पास जो ATPase एंजाइम होती है उसका क्या रोल होता है? What does ATPase do? अच्छा, अगर ATPase enzyme is responsible of forming ATP or making ATP, then what is the role of ATP synthase? What is the difference between ATP synthase and ATPase then? इसको ऐसे याद कर लो. सिंथेस का मतलब होता है इट इज सिंथेसाइजिंग समथिंग. सिंथेसाइजिंग से सिंथेस को याद रख लो. सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. जहां पर भी सिंथेसिस हो रहा होगा कोई ना कोई चीज फॉर्म हो रही होगी, एक कॉम्प्लेक्स चीज फॉर्म हो रही होगी. ठीक है. ATPase is basically the enzyme which is hydrolyzing ATP, which is breaking down ATP. I know ATPase or ATP synthase is confusing, but you need to know that ATP synthesis करा रही होगी ATP synthase. So ATP synthesis, ATP synthase. ATPase is responsible for hydrolyzing ATP, for breaking down ATP, hydrolyzing ATP into ADP and inorganic phosphate. ठीक है. ना, हमारे पास जो ये मायोसिन हेड्स है ना, इनके साथ ATP अटैच्ड होता है. सो ये जो मैंने ब्लू से स्ट्रक्चर बनाया है, इसको समझ लो ये एटीपी है. सो आई वी स्टडीड एटीपीज इन चैप्टर नंबर 12. यस, मैंने दोनों एटीपीज और एटीपी सिंथेज बताया था. एटीपीज का हमने कोई फंक्शन में रोल नहीं पढ़ा, बट आई इंट्रोड्यूस्ड एटीपीज एंड एटीपी सिंथेज कि हमारे पास एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एटीपीएस की प्रेजेंस में होता है. अदरवाइज एटीपी खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोलाइज नहीं करती. एटीपीएस होगा तो ही हमारे पास एटीपी वुड कन्वर्ट इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. नो दैट्स नो इशू. अच्छा, हमारे पास ये जो मैंने चीज बनाई है दैट इज एन एटीपी मॉलिक्यूल. नाउ ईच मायोसिन हेड हैज एन एटीपी मॉलिक्यूल. नाउ अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्टिन फिलामेंट है या जो हमारे पास थिन फिलामेंट है वो एसोसिएटेड नहीं है, वो बाइंडेड नहीं है with the myosin. So the thick filament and the thin filament are disconnected. Can you all see that? Now the problem why it is not binded with actin, it is because
हमारे पास जो ट्रोपोमायोसिन है ना, इट इज कवरिंग और इट इज प्रिवेंटिंग द मायोसिन टू बाइंड विद एक्टिन. हमारे पास एक्टिन हैज द एबिलिटी टू बाइंड विद मायोसिन हेड्स. हमारे पास एक्टिन में क्या चीज प्रेजेंट होती है? एक्टिन हैज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. सो एक्टिन हैज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. इसको आप एम से याद कर लो, दैट ए कैन बाइंड विद एम, सो एक्टिन कैन बाइंड विद मायोसिन. But there's a problem. The problem is that there's a wall between them. That wall is the wall of tropomyosin. And this wall has to disappear, has to not exist so that our myosin and actin can easily bind together. So हमें इस wall को remove कराना है. जब तक ये wall tropomyosin की remove नहीं होगी, हमारे पास myosin cannot attach with actin, and that's an issue. अब हमारे पास हम ये ट्रोपोमायोसिन को कैसे रिमूव करवाएं एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट से? सो फॉर दैट हमारे पास जब कैल्शियम आयंस वुड बाइंड with troponin, when calcium ions bind with troponin, हमारे पास एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है इन ट्रोपोनिन स्ट्रक्चर. हमारे पास जब भी कोई चीज रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है. मैंने कॉन्फर्मेशनल चेंज होम्योसिस वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जब भी कोई चीज, कोई केमिकल, कोई मैसेंजर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, उस रिसेप्टर में एक कॉन्फर्मेशनल चेंज लाता है. वो कॉन्फर्मेशनल चेंज यूजुअली एक छोटा सा चेंज इन शेप होता है या कोई एक्टिवेशन होती है. डू यू ऑल रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फर्मेशनल चेंज फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस? नाउ हमारे पास जब कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर से ऑन द ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन में एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा. ठीक है, ट्रोपोनिन में कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा. नाउ कैन यू सी that the troponin protein and the tropomyosin proteins are connected with each other? Can you see this? They're associated, they're connected. सो नाउ ट्रोपोनिन इज चेंजिंग. अब जब ट्रोपोनिन चेंज हो रहा होगा ना, तो साथ में दैट चेंज वुड हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन ट्रोपोमायोसिन एज वेल. सो जब चेंज इन शेप आ रहा होगा ट्रोपोनिन के अंदर, दैट वुड ऑल्सो कॉज ट्रोपोमायोसिन टू चेंज. सो द ट्रोपोमायोसिन वुड बी पुल्ड अवे फ्रॉम द एक्टिन बाइंडिंग साइट्स. सो लेट्स से हमारे पास वो बीच में वो इस तरह से पुल होगा कि हमारे पास जो यहाँ पर बाइंडिंग साइट्स होती हैं, बेसिकली द बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन आर प्रेजेंट इस जगह पे, यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होगी, यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होगी. तो उन बाइंडिंग साइट्स अब वो एक्सपोज हो जाती हैं जब हमारे पास ट्रोपोमायोसिन इज पुल्ड अवे ड्यू टू अ कॉन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन. आर यू ऑल विद मी? कोई चीज जो कंफ्यूजिंग लग रही है, कोई चीज जो चाहते हो मैं रिपीट करूं? एवरीथिंग्स क्लियर? ओके, आई एक्सप्लेन. हमारे पास पहले क्या था? हमारे पास जो ट्रोपोमायोसिन था वो इस तरह से यहाँ पर हमारी बाइंडिंग साइट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. ट्रोपोमायोसिन ने उन बाइंडिंग साइट्स को कवर किया हुआ होता है. ठीक है, इसको ऐसे याद करो. ट्रोपोमायोसिन है ना, इट्स एट द टॉप ऑफ मायोसिन. इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मायोसिन, इट्स अ ट्रबल फॉर मायोसिन. सो हमारे पास उसने मायोसिन की जगह पे कब्जा किया हुआ है, उस जगह को घेरा हुआ है. वी नीड टू रिमूव tropomyosin from the myosin binding sites so that the myosin binding sites are exposed, they are easily available. And once they are easily available, तभी तो हमारे पास मायोसिन उन बाइंडिंग साइट्स से एसोसिएट करेगा. सो उन बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज करने के लिए कोई ना कोई चेंज आना चाहिए इन द शेप. कोई ना कोई हमारे पास चेंज आना चाहिए. और वो चेंज कैसे आता है? जब हमारे पास ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं ना, तो हमारे पास ट्रोपोनिन की शेप में एक चेंज आता है. And because troponin and tropomyosin are interconnected, if there is a change in shape occurring in troponin, that would cause the tropomyosin to be pulled away from the
myosin binding sites, and now the myosin binding sites on the actin filament are exposed. Is this now clear? Perfect. Okay. Now हमारे पास हमारी एक्टिन बाइंडिंग साइट्स तो एक्सपोज हो गई, सॉरी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट एक्सपोज हो गई। अब जब ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो गई तो मायोसिन कैसे बाइंड करे, कैसे क्रॉस ब्रिज क्रॉस थिंग्स डेवलप करे? सो नाउ वी नो दैट मायोसिन हेड्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? एटीपी मॉलिक्यूल लगा हुआ है। एंड फ्रॉम चैप्टर 12 वी नो दैट एटीपी का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। डू वी ऑल एग्री दैट इफ एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है? एक मिनट, there's a question. Miss, does the actin have binding sites for myosin or is the actin itself the binding site? हमारे पास एक्टिन में कुछ जगह ऐसे होती हैं, इट्स लाइक मैं ड्रॉ नहीं कर पाई बट इट्स लाइक रिजेस होते हैं छोटे छोटे ना, यहाँ पर ऐसे बेंड्स होंगे। आई ट्राई ड्रॉइंग इट फॉर यू। आई ट्राई टू ड्रॉ इस तरह से ना, थोड़े से लेट से इस तरह का एक बेंड होगा और उस बेंडिंग में हमारा ये एडजस्ट कर जाएगा हेड। इज दिस नाउ मेकिंग सेंस? सो वो जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जो वो रिजेस होते हैं जहां पर हमारा मायोसिन अटैच होता है, वो पहले कवर्ड थे। अब जब हमारे पास ट्रोपोमायोसिन मूव अवे कर गया, पुल अवे हो गया, तो हमारे पास वो जो बेंड्स हैं या वो जो बाइंडिंग साइट्स हैं, वो जो स्पेस है फॉर मायोसिन टू अटैच, वो स्पेस एक्सपोज्ड हो गई है। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, चलो हमारे पास वो स्पेस एक्सपोज हो गई, बट ये मायोसिन किस तरह से अब एसोसिएट करेगा, कैसे बाइंड करेगा इस बाइंडिंग साइट से? सो फॉर दैट हमारे पास जो ये एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना मायोसिन हेड पे, मैंने स्टार्ट में क्या बोला था कि मायोसिन हेड में एक एंजाइम होती है, एटीपीएज एंजाइम। और उस एंजाइम का क्या काम होता है? एटीपी को तोड़ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। जब भी हमारे पास एटीपी हाइड्रोलाइज होता है इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट ग्रुप, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है और हमें 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी पता भी है फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 ना। हमारे पास दिस एटीपी वुड बी हाइड्रोलाइज्ड। एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया। मैं थोड़ा सा एटीपी को अब रिमूव कर रही हूँ। जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है उसकी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज होती है। दैट एनर्जी बेसिकली activates this myosin head, and only an activated myosin head, एक ऐसा myosin head जिसने एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी रिलीज की है, उस एनर्जी को यूज करते हुए वो यहाँ पर बाइंड कर सकता है। आर यू ऑल विद मी? एनी क्वेश्चन सो फार? एम आई गोइंग टू फास्ट? कैसे रिलीज हुई? राइमा, जब एटीपी ब्रेक डाउन करता है, एटीपी को हम ब्रेक करते हैं इनटू एडीपी, फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है। फॉस्फेट बॉन्ड्स आर एनर्जी रिच बॉन्ड्स। जब भी हमारे पास एटीपी का फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है 30.5 किलो जूल्स पर मोल। वो इसलिए टूटा क्योंकि हमारे पास एक एटीपीएज एंजाइम है ना। हाँ हाँ, अभी स्टिमुलेशन वाली बात मैंने नहीं बताई है। ठीक है, स्टिमुलेशन वाली बात अभी नहीं बताई है। जब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे तब समझ आएगा। ये बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। अब ऑब्वियसली हर वक्त तो मेरा मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहता ना। सो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी, दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ओवर हियर, तो हमारे पास डेफिनेटली मसल को सिग्नल आया होगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो वो सिग्नल जब आएगा हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा, और कोई क्वेश्चन अभी तक? ठीक है, सही है। नाउ एक एक्टिवेटेड मायोसिन हेड एक ऐसा, हाँ मैं एटीपी को इसलिए एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारे पास जो एटीपी एग्जिस्ट करता है एक मायोसिन हेड पे, एक रिलैक्स्ड मायोसिन हेड पे, एक नॉर्मल मायोसिन हेड पे एटीपी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। हमारे पास अगर मुझे एक सार्कोमेर को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, अगर मुझे एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, उसके लिए हमारे पास ऑब्वियसली जो इंटरनल सार्कोमेर है वो रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जा रहा है। वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हाउ अ रिलैक्स्ड सार्कोमेर वुड कॉन्ट्रैक्ट।
एक रिलैक्स सार्कोमेयर के जो मायोसिन होता है उसके हेड के ऊपर एक तो एंजाइम एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसी के साथ साथ एक एटीपी का मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। जब हमारे पास मसल को ये सिग्नल आता है दैट यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे पास दैट एटीपी मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलाइज्ड, इज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम एटीपीase, and once that hydrolysis of ATP has taken place, energy is released. That energy basically powers or activates the myosin head, enabling it to bind with the actin filament on the myosin binding site, and that is basically what we call the cross bridge. यस, रिलैक्स स्टेट में हमेशा एटीपी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा होगा ऑन ए मायोसिन हेड। हमारे पास जब उसको सिग्नल आएगा कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो हमारे पास उस एटीपी को वो हाइड्रोलाइज कर देगा वया दी एंजाइम एटीपीएस। उस हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज होगी, जैसे कि हमेशा रिलीज होती है एटीपी के टूटने से एनर्जी। वो एनर्जी पावर करेगी, एक्टिवेट करेगी मायोसिन हेड को, एंड अ पावर्ड और एक्टिवेटेड मायोसिन हेड वुड बाइंड विद द एक्टिन बाइंडिंग साइट। वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। सो लेट्स से अब वो जो हमारे पास मायोसिन हेड है वो इस तरह से अटैच हो गया। जब हमारे पास एक एक्टिवेटेड मायोसिन हेड अटैच करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट पर ऑन द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, इस लिंक को हम क्या बुलाते हैं? इस लिंक को हम बुलाते हैं क्रॉस ब्रिज। सो व्हेन द थिन फिलामेंट एंड द थिक फिलामेंट आर कनेक्टेड, दैट इज नोन एज योर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये क्रॉस ब्रिज बन गया। अभी तक अगर आप देखो, ये वाले जो हमारे मायोसिन हेड्स थे जो अभी रिलैक्स्ड हैं और अभी तक कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में नहीं आए हैं, कैन यू सी कि हमारे पास रिलैक्स स्टेट में हमारा जो मायोसिन हेड है दैट इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द एम लाइन ना। हमारे पास जब ये क्रॉस ब्रिज बनेगा ना, तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग ओवर हियर, हमारे पास जो वो एक जो हमारे पास मायोसिन हेड है दैट वुड पुल द थिन फिलामेंट टूवर्ड्स द एम लाइन। जब ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगा ना, तो अब इस क्रॉस ब्रिज के बाद हमारे पास जो ये मायोसिन हेड है इट वुड स्टार्ट पुलिंग द थिन फिलामेंट टूवर्ड्स द एम लाइन। ये खींचना शुरू होगा। क्वेश्चन करोगे आप लोग कि हमारे पास भाई क्यों खींच रहा है, उसको क्या चुल चढ़ी है कि वो खींच रहा है, सुकून से क्यों नहीं बैठ रहा? और अगर खींच रहा है तो हमारे पास क्या कहते हैं, if it is pulling the thin filament towards the M line, तो उसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? पुशिंग एंड पुलिंग तो फोर्स ड्रिवन चीजें होती हैं, उसके लिए हमें पावर चाहिए होती है। तो वो पावर कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो फोर्स कहाँ से आ रही है? सो अभी हमने पढ़ा था कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस पावर करता है हमारे मायोसिन हेड को, हमारे पास क्या कहते हैं वो एक्टिवेट करता है। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना एटीपी के हाइड्रोलिसिस से, जिसने पावर किया था इस मायोसिन हेड को, वही एनर्जी हमारे पास फैसिलिटेट कर रही होती है पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक में क्या हो रहा होता है? द मायोसिन हेड वुड पुल और स्टार्ट टू बेंड टूवर्ड्स द एम लाइन। वो थिन फिलामेंट को, क्योंकि हमारा मायोसिन हेड इस जगह के बजाय इस तरफ अब बेंड करना शुरू कर जाएगा, इस बेंडिंग की वजह से जब वो यूं बेंड कर रहा है वो अपने साथ थिन फिलामेंट को इस तरफ खींचेगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? नाउ this movement, when the myosin head starts to pull the thin filament towards the M line, this is known as the power stroke. पावर स्ट्रोक क्या है? कि हमारे पास मायोसिन हेड जब थिन फिलामेंट को पुल करने लगेगा या खींचने लगेगा टुवर्ड्स द एम लाइन, दैट मूवमेंट इज नोन एज द पावर स्ट्रोक। ठीक है, अब हमारे पास पावर स्ट्रोक हुआ, मेरी जो थिन फिलामेंट्स है, अच्छा एम लाइन अब मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये मेरी एम लाइन है। ठीक है, अब इस पूरे मैकेनिज्म को जो हमने स्टडी किया है उसको मद्देनजर रखते हुए अब मैं मूव करा रही हूँ थिन फिलामेंट्स को टुवर्ड्स द एम लाइन। मैं थिन फिलामेंट्स को मूव करा रही हूँ टुवर्ड्स द एम लाइन। ठीक है, कैन यू ऑल सी? चलो मैं इन सबको ही मूव करा देती हूँ एंड देन आई वांट यू ऑल टू ऑब्जर्व दिस।
ये सारी मूव कहाँ कर रही है? टूवर्ड्स द एम लाइन मूव कर रही है। ठीक है, ये मूव कर रही है। अच्छा, और हमारे पास जो ये हमारी एक्टिन होती है ना, वो एसोसिएटेड रहती है उसी के साथ, जी डिस्क के साथ या जी लाइन के साथ। तो हमारे पास जी डिस्क या जी लाइन भी जो है ना, दैट इज एसोसिएटेड विद योर थिन फिलामेंट्स ओनली। एक तो सबसे पहले हमारे पास पूरा सार्कोमेयर की जो लेंथ है, इज दैट रिड्यूसिंग? पहले हमारे पास कुछ इतनी लंबी लेंथ थी, अब वो पूरी कम हो गई है, इतनी हो गई है। सो द सार्कोमेयर इज रिड्यूसिंग। अब हम देखते हैं आई बैंड को क्या हुआ है। आई बैंड जो हमारा है, अब आई बैंड इतना सा हो गया है। दिस इज द आई बैंड। In comparison to this length of the I band, is this length of the I band shortened? Has the I band shortened? So हमारे पास sarcomere तो shorten हुआ ही हुआ, but during the sarcomere shortening हमारे पास I band shorten हो गया। अगर एज जोन की बात करें, पहले एज जोन हमारे पास ये सी वाली जो लाइन थी वो एज जोन था। अब मेरे पास एज जोन जो है, इट इज इतना सा, बल्कि इतना सा भी नहीं, इट्स इतना सा। द एरिया जहाँ पे मेरे पास एक्टिन नहीं है, वो एरिया मेरे पास एज जोन है। इज द एज जोन ऑल्सो रिड्यूसिंग इन लेंथ? राइट ना। हमारे पास आई बैंड शॉर्टन होता है, एज जोन शॉर्टन होता है, बिकॉज हमारे पास ऑब्वियसली द थिन फिलामेंट्स आर बीइंग पुल्ड टूवर्ड्स द एम लाइन। तो ऑब्वियसली आई बैंड का जो एरिया है जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट्स होंगी, वो शॉर्टन हो जाएगा, क्योंकि अब जो एक्टिन है वो ज्यादा ओवरलैप कर रहा होगा विद द मायोसिन, बिकॉज द मायोसिन इज पुलिंग इट टूवर्ड्स द एज जोन ना, सॉरी द एम लाइन। उसी के साथ साथ हमारे पास अगर एक्टिन फिलामेंट्स आगे बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो एज जोन वाला एरिया था जहां पर थिन फिलामेंट्स एब्सेंट थी, वो एज जोन वाला एरिया भी रिड्यूस हो रहा होगा। सो द एज जोन इज रिड्यूसिंग इन साइज और इन लेंथ, द आई बैंड इज रिड्यूसिंग इन लेंथ। द ए बैंड however stays the same। ए बैंड क्या है? हमारे पास वो एरिया जहां पर थिक और थिन फिलामेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे पास जो ए बैंड है ना, वो सेम रहता है। अब मैंने सुबह से बहुत कोशिश की है कि मैं किसी तरह से मास्टर कर लूं ये आर्ट, कि मैं आप लोगों को विजुअली दिखा सकती कि ए बैंड हमारा कैसे सेम रह रहा है, बट बिकॉज ऑफ माई ह्यूमन लिमिटेशंस आई कैन नॉट शो इट। But just know कि हमारे पास A band, the area where the thin and thick filaments are present, वो एरिया हमारा सेम रहेगा। A band stays the same. However, the edge zone is decreasing and the I band is decreasing because the actin filaments are being pulled towards the M line. Is this clear? Any questions? So the sarcomere shortens, the I band shortens, the edge zone shortens. A band stays the same, A band stays constant. That is not changing. I'll try to find a diagram if acha a question tha. Let me go over the questions. The myosin head pulls away the thin filaments, or is the myosin head pulled away? हमारे पास the myosin head is pulling the actin filaments towards the M line. ठीक है, हमारे पास myosin head is pulling the actin filaments towards the M line. वो बेंड कर रहा है, देखो हमारा मायोसिन हेड पहले यू बेंड कर रहा था, ठीक है, उसकी ये लोकेशन थी जब वो कनेक्टेड नहीं था एक्टिन के साथ, जब उसने क्रॉस ब्रिज नहीं बनाया था। अब जब उसने क्रॉस ब्रिज बनाया है, तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग ओवर हियर, इट स्टार्ट्स टू बेंड टूवर्ड्स द एम लाइन। तो अगर वो बेंड कर रहा है तो कहना इसे एक किस्म की फोर्स लग रही है। अगर वो बेंड कर रहा है और वो कनेक्टेड है एक्टिन के साथ, तो अगर मायोसिन हेड मूव कर रहा है, तो क्या मेरी एक्टिन फिलामेंट्स भी मूव करेंगी सोहा? So because the myosin head is bending, that bending of the myosin head is resulting in the actin filaments to move towards this area, to move towards the M line. सही है? Perfect. अभी तक कोई सवाल?